दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग उन समस्याओं पर चर्चा करेंगे जिसके लिए एक पहले से हम वीडियो बना चुके हैं। अगर जो भी स्टूडेंट उसे नहीं देखे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से उस पार्ट 1 वीडियो को देख लें, जिनमें हम लोग इन समस्याओं पर चर्चा किए हैं कि भाई ये तनाव, घबराहट, ये भूलने की समस्या, एकाग्रता की कमी और ये आत्मविश्वास की कमी, ये तमाम ऐसे टॉपिक जिन पर हम अपना विचार दे चुके हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी समय कहीं ना कहीं हर एक विद्यार्थी को उस समस्या से फेस करना ही पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं समस्याओं को कैसे इनसे बचें, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी यहाँ से कुछ सीखेंगे भी, और भाई उन लोगों को तक भी इस वीडियो को पहुँचाइए जो एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। क्योंकि देखिए, तैयारी करने के साथ साथ अपने आप को समस्याओं से थोड़ा कैसे हैंडल करना है उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो तैयारी में ही क्या होता है कि बीच बीच में हमारा मन, हमारा स्वास्थ्य और हमारा आत्मविश्वास हमें कमज़ोर बनाते रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पिछले वाले जो पार्ट 1 था उनकी समस्याओं को निदान कैसे किया जाए, उन पर आज हम विचार अपना दे रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। ये पहला उसमें हम लोग का था कि घबराहट हो जाती थी, तनाव हो जाता था, तमाम ऐसे टॉपिक थे। तो हम लोग उन्हीं टॉपिकों को आज बारी बारी से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है कि रिवीजन पर फोकस करना। एग्ज़ाम जब हमारा नज़दीक हो, यानी 2-4 माह हमारा एग्ज़ाम रहता है, तो उस टाइम कोशिश करें कि हम लोग रिवीजन, और कहा भी जाता है कि रिवीजन में ही डिवीज़न है। मतलब जो जितना अच्छा रिवीजन करता है उसका डिवीज़न उतना ही बढ़िया आता है, ये कहने का मतलब था। और देखिए, सीखने से ज़्यादा याद रखने पर ध्यान देना होगा। जब हमारे एग्ज़ाम नज़दीक आने लगते हैं तो हमें कोशिश करना होगा कि हम नए टॉपिक पर कम फोकस करें, जो पहले से पढ़ गए हैं ना उसको ज़्यादा याद रखें। कहने का मतलब कि जो हमारे पास है अगर उसको ध्यान न दें तो वो भी हमारा खो जाएगा उस दूसरे क्वेश्चन के चक्कर में। तो यहाँ पर ये कही जा रही है कि सीखने से ज़्यादा अब नया पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना भाई, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे ही नज़दीक आते हैं तो दिमाग पे प्रेशर बढ़ने लगता है, नए टॉपिक समझ ही नहीं आते जल्दी। तो इसीलिए उस टाइम नए टॉपिक सीखने से ज़्यादा हम क्या करें, याद रखने पर ध्यान दें। अब याद सर कैसे किया जाए, यही तो सबसे मेन समस्या है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है कि बार बार लिख कर अगर हम अभ्यास करेंगे ना तभी हम याद कर पाएंगे। यानी लिखने के प्रैक्टिस से ही हमारा कुछ बातें क्लियर भी हो जाती है और साथ में अंदर से ये विश्वास भी होने लगता है कि नहीं, ये चीज़ें हमको अब समझ में आ रही है। तो यहाँ ध्यान रखना था कि हम सीखने से ज़्यादा याद रखने पर फोकस करेंगे और लिखने का ये अभ्यास जारी रखेंगे। हमने बहुत से ऐसे जो टॉपर स्टूडेंट हुए उनका इंटरव्यू देखे हैं तो वो इसका जिक्र ज़रूर किए हैं कि हमने लिख कर चीज़ों को याद किया। ऐसे हम लोग करते क्या है कि फेयर ले लेंगे, सर जी जो पढ़ाए हैं उसको देखेंगे ये तो यादें है, और जैसे ही फिर ज़रूरत पड़ती है लिखने टाइम तो वही बात भूल भी जाते हैं, या क्लास में कभी बताना होता है तो फिर माइंड से उतर जाता है। अगर वो लिख कर याद किए रहेंगे तो ज़्यादा समय तक टिका रहेगा दिमाग में, ठीक है ना। साथ में करें कि जब एग्ज़ाम नज़दीक हो रहा है तो भाई रिवीजन पर ही अधिक ध्यान देना है। वही टॉपिक, वही जो नए टॉपिक है उस पर हम कम ध्यान दें। मान लीजिए कि हमारा एग्ज़ाम अगर 3 माह है तो कोशिश करेंगे कि इसमें हम 70% याद रखने पर ध्यान दें और 30% लगभग क्या, इसे हम नए टॉपिक सीखने पर। एक रेशियो बना लीजिए, जब एग्ज़ाम हमारा नज़दीक आ रहा है तो 70 से 80% खूब याद रखें, और जितना हो सके कम से कम में 20%, 70% क्या करें, नया टॉपिक पर टाइम दे सकें। तो ये रहा पहला हमारा जो रिवीजन पर फोकस करने की बात कह रही थी, है ना। अगला हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और ये देखिए, ये तो आजकल एक विद्यार्थियों में भ्रम फैला सा रह रहा है। वो तैयारी तो कर रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं,
लेकिन किसी किसी विद्यार्थी को पता ही नहीं है कि हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, हम जिस जंग को लड़ने जा रहे हैं उस जंग का नियम कानून क्या है यही नहीं पता है। मानते हैं कि हमारा एग्ज़ाम अपने आप में एक जंग की तरह है और लड़ने वाले आप खुद हैं। तो लड़ने के लिए आपके पास ये दिमाग और आपके ये कलम जो आपका वेपन्स हथियार है, तो भाई वहाँ लड़ने जाएंगे और वहाँ के जो दुश्मन हैं, जो विषय हैं आपके, जो आपको बुला रहे हैं कि आओ आओ लड़ने के लिए, तो भैया उनकी रणनीति नहीं जानेंगे तो फिर वहाँ पर हार जाएंगे ना। इसका मतलब कि यहाँ पैटर्न की जो परीक्षा है, पैटर्न की ये समझ रखनी होगी, मतलब जाननी होगी कि कौन कौन से हमारे पेपर होते हैं, एग्ज़ाम में आते हैं, कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट हैं, कौन सब्जेक्ट से लगभग कितना मार्क का ये पूछ रहा है, ये सारा जानकारी। 5 नंबरिया क्वेश्चन किससे है, क्या 6 नंबर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या 3 नंबर के भी आते हैं, ये तमाम बातें अपनी जानकारी रखनी होती है। और इसकी जानकारी मिलेगी कहाँ से, तो ये पिछले वर्षों के जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं ना, उनके प्रश्नों को अगर हम हल करने लगें, उनको देखने लगें, तो वहाँ से अनुमान मिलता है कि अच्छा इस तरीके का क्वेश्चन है ना, तब तो हमें काफ़ी सीख मिला, नहीं तो कन्फ्यूजन में हम थे। ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पिछले वर्षों के एग्ज़ाम हो गए हैं ना, उनके प्रश्न पत्र को कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें, यानी प्रैक्टिस करें। इससे हमारा क्या होगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाएगा कि हमारा प्रैक्टिकल क्या है, हमारा थ्योरी लिखना कितना है, ये तमाम जानकारियाँ यहाँ से हमें समझ में आएगी। और इसकी जानकारी नहीं रहेगी ना, तो आप अंधाधुंध पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि किस विषय में कितना हमको तैयारी करना चाहिए। समझ में आ रही है? साथ में मॉक टेस्ट देकर समय बांटने की आदत डाल लें। मॉक टेस्ट क्या होता है सर? ये एक एग्ज़ाम का 2 कॉपी होता है, मतलब एक फाइनल एग्ज़ाम के तरह ही आपको देखने को मिलेगा। बहुत से गेस पेपर आते हैं, बहुत से एग्ज़ाम जब नज़दीक होता है तो बिहार बोर्ड भी अपना अप्लाई करता है कि ये पेपर है और विद्यार्थी लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। मतलब फाइनल एग्ज़ाम देने से पहले आप क्या करें, गेस पेपर, मॉडल पेपर, ये तमाम कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैंक से आप क्वेश्चनों को अगर सोल्व करते हैं तो उसमें आपका मॉक टेस्ट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। यानी मॉक टेस्ट का अर्थ क्या हुआ कि फाइनल के तरह ही वो उसका एक नकल होता है। आप उसको परीक्षा देकर अपना अंदर का एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं और तब जब फाइनल में पहुंचेंगे तो लगा कि वाह ऐसा तो हम करबे किए हैं। मतलब किसी बात को लिखना है तो एक बार उसको रफ पर लिखिए और एक बार उसी बात को फेयर पर लिखिए, तो आपको क्या होगा, रफ पर लिखते टाइम थोड़ा ज़्यादा आपको टेंशन नहीं रहेगा। हाँ, आपको ये लगे रफे पर लिख रहे हैं, लेकिन जब फेयर पर लिखते जाएंगे तो कहें कि हाँ थोड़ा सा मेरे को हैबिट हो गया है, अब जल्दी गलती नहीं करेंगे। तो ठीक यही बात मॉक टेस्ट के साथ लागू होती है। मतलब फाइनल देने से पहले आप एक बार अपना क्या उसकी नकल जैसा टेस्ट दे लेंगे तो आपको काफ़ी यहाँ से एक्सपीरियंस मिल जाएगी परीक्षा पैटर्न की। ठीक है ना? ये सारे विधि थी जिसमें हम आपको बताएं। यहाँ पर एक देखिए एकाग्रता बढ़ाना, जो पिछले वाले वीडियो था जिसमें बताए थे कि एकाग्रता का कमी, हमारे आसपास इतना ऐसा माहौल बन चुका है कि हम लोग का ध्यान नहीं जा रहा है, हम लोग का माइंड इधर उधर घुमा दे रहा है, ये समस्या तो आ रही थी, है ना? तो उन समस्याओं से बचने के लिए ये टॉपिक हमारे सामने आ चुका है जिसका नाम क्या है, एकाग्रता को बढ़ाने की बात हो रही है। वहाँ तो घटाने की बात हुई थी ना, यहाँ क्या होने वाली है, बढ़ाने की बात होने वाली है। और देखिए क्या कह रहा है, पढ़ाई के समय भाई ये जो उपकरण है ना, इस दुनिया का सबसे उपयोगी उपकरणों में से एक उपकरण का नाम ली जाए तो मोबाइल, और उसी के जैसा बहुत से ऐसे सोशल मीडिया हैं जो हमें परेशान कर रहे थे। उस पिछले वाले वीडियो की जो बात हम किए थे, तो देखिए आप भाई जब भी पढ़ाई करने बैठें तो आप थोड़ी सी इस बात पर ध्यान रखें कि ये जो मोबाइल है या और भी कोई सोशल मीडिया से संबंधित आपको परेशान करने वाला चीज़ें हैं, उस टाइम के लिए कहो कि देखो भाई
हम तुम्हारा हाथ जोड़ रहे हैं कि तुम हमसे दूर रहो। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई ही करेंगे, देंगे समय तुमको भी। ऐसा नहीं कि हमारा और तुमसे नफरत है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के देंगे, क्योंकि आप डायरेक्टली बंद तो नहीं कर सकते ना उसके साथ, क्योंकि आपकी दोस्ती है भाई। याद आने लगेगा, आपके अंदर तड़प होने लगेगी कि अरे मेरा सोशल मीडिया छूट जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन जब आप पढ़ने बैठे ना, तो उस टाइम उससे हथजोड़ी कर लें कि थोड़ा दूर उसको रहने दें। जब पढ़ लें तब जाकर कि आओ भाई अब बोलो, मतलब ये लोग यही लोग हैं ना। और पढ़ाई करें तो भूतों वाली पढ़ाई मत करें। एक भूतों वाली पढ़ाई होती है कि ये लगे हुए हैं गधा की तरह, एकदम ढो रहे हैं ईंटा, पता ही नहीं चल रहा है मैं किस गली जा रहा हूँ, अपना तो कोई ठिकाना ही नहीं है, लेकिन जा रहा हूँ भाई। तो भैया वैसे गली का क्या अर्थ हुआ, पता नहीं आप कहाँ पहुँचेंगे। तो पढ़ाई करने का भी कुछ टेक्निक होना चाहिए ना। कुछ टेक्निक में ये कह रहा है कि 40 से 50 मिनट पढ़ाई करिए, फिर 10 से 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, हो सके तो टहल लीजिए, पानी वानी पी लीजिए। ये बातें समझ में आ रही है क्या? भूतों वाली पढ़ाई नहीं कि लगातार पढ़ेंगे तो 5 घंटा और नहीं तो 5 दिन तक गायब। ये कौन सी पढ़ाई है भाई? यहाँ तो कहीं ना कहीं गोल लग जाएगा ना। इसीलिए ध्यान रखना है कि हम जब पढ़ें तो पढ़ाई के समय फोकसित हो जाएं, मतलब भुला जाए दुनिया जहान। आपने सुना भी है ना, बको ध्यानम, बकुला की तरह ध्यान देना एक विद्यार्थी का गुण है। लेकिन आजकल बको ध्यानम तो चेंज हो गया है बालकम ध्यानम पे। आज दूसरे बालक के बारे में, फलाना फलाना के बारे में सोच रहे हैं, उनका ध्यान उन्हीं के बारे में लगा हुआ है। तो महान जी वो ध्यान तो लगा हुआ है और पता चला कि वो कहीं और गया और आपका कहानी कहीं और चला जाएगा। तो इसीलिए आप बालकम ध्यानम पर न ध्यान दें, आप बको ध्यानम की बात सोचें, क्योंकि हमारे भारतीय धर्म ग्रंथ में ये बातें कोई छोटी मोटी नहीं लिखी गई। इसका मतलब बहुत ज़बरदस्त अर्थ हुआ ना। यानी एक बकुला जो होता है जब मछली को पकड़ना शुरू करता है ना, तो उसकी हर एक एक्टिविटी देखता है कि कैसे मछली किधर जा रही है, कब इसको चोंच मारेंगे। अब बकुला का ध्यान इतना फोकसित होता है कि दुनिया जहान में क्या हो रही है उसे खबर ही नहीं है, मतलब अपने आप को ऐसा केंद्रित कर लेता है। तो यूं ही गुण हमारे अंदर अगर हो कि जब हम पढ़ने बैठे, जैसे आप देखें भाई साहब को जब पढ़ने बैठे हैं, ये तो देख रहे हैं कितना केंद्रित हैं, डुबो लिए अपने आप को। तो ऐसा फोकसित होंगे तब ना हमारा दिमाग उस पर ध्यान देगा। समझ में आ रही है क्या? तो ये पढ़ाई के साथ कुछ ब्रेक लें। ये एक टेक्निक कहलाती है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक, आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी और मिल जाएगा। इस टेक्निक में ही बताई जाती है कि अपना काम के बाद थोड़ा सा रेस्ट, फिर काम, ये बांट लेना होता है। तो ऐसे आपको इच्छा है तो आप कर सकते हैं, 10 मिनट का भी या 15 मिनट का भी ब्रेक ले सकते हैं। तो ये रहा हमारा ये टॉपिक जो हमारी ध्यान को भंग कर रहा था। और ये मानसिक समस्या जो हमारा मेंटल, आपने पढ़ा होगा ना, अच्छा स्वास्थ्य किसे कहते हैं, तो उस परिभाषा में बताई गई थी। 9 क्लास में एक परिभाषा था कि अच्छा स्वास्थ्य, WHO ने एक परिभाषा दिया कि जब हमारा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम स्वतंत्र रहें, मतलब ठीक ठाक रहें, शरीर के सारे अंग बढ़िया से काम करें, हमारे मन पर कोई दबाव ना हो, ना ही समाज का ना ही खुद का, तो उस टाइम हम कहलाएंगे क्या? अच्छा व्यक्ति, अच्छा स्वस्थ। लेकिन हमारा मानसिक ही बीमारी रह रही है। ये जरूरी ही नहीं है कि हमको बुखार, सर्दी, पेट दर्द, सिर में दर्द हो तो हम बीमार हैं, नहीं। मन पर दबाव भी एक बीमारी का ही प्रतीक है। तो इससे हम कैसे बच रहे हैं भाई, इसका ध्यान तो रखना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण में से एक है भाई। क्योंकि मन, ये कह रहा है ना, मानसिक स्वास्थ्य कही जाती है कि एक अच्छे मन का विकास एक अच्छे शरीर का क्या है? प्रतीक दिखाता है। मतलब एक स्वस्थ शरीर ही रहेगा तब ही जाके एक स्वस्थ मन का भी तो विकास होगा। बात समझ में आ रही है क्या? ये बातें बाउंस कर गई होगी। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का विकास होता है। शरीर का कहानी गोल तो बेचारा मन का भी गोल। अगर कहीं मन का समस्या तो शरीर का, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
जैसे आँख और प्रकाश जुड़ा हुआ है, उसी तरह मन और शरीर जुड़ा हुआ है। शरीर को दिक्कत तो मन को दिक्कत, मन को दिक्कत तो शरीर को दिक्कत। तो पढ़ने के लिए तन और मन दोनों होना जरूरी है। ये नहीं कि तन आपका बैठा है पढ़ाई वाले जगह पर और मन आपका जो है कहीं दुकान पर कि हो कितना मस्त ये खाना, कितना मस्त ये फास्ट फूड है, तो नहीं होगा पढ़ाई भाई। तन लेके बैठे हैं आप क्लासरूम में और ध्यान है आपका फील्ड में, तो कहाँ से आपका दिमाग काम करेगा। तो इसीलिए ये बातें कही जा रही है कि पहले तो आप नींद पर ध्यान दें, और जब नींद पे बात आती है तो अलग अलग लोग अपना विचार देते हैं कि इतना घंटा सोना चाहिए, इतना घंटा सोना चाहिए। भैया जितना हमको जानकारी है कि 6 से 7 घंटा एक विद्यार्थी को सोना उचित रहेगा। अब इसके बाद आपको कोई दूसरा सलाह दे रहे हैं तो आप उनके हिसाब से समझिए, ये हमको कुछ नहीं पता है। हम आज भी अपना नींद जो है इसी के अंतराल में लेते हैं, और जब पढ़ाई टाइम थे ना तो यही मेरा रूल था, 6 से 7 घंटा। उस टाइम 6 घंटा के आसपास सो लेते थे, अब तो थोड़ा सा बेसी भी हो जाता है, 7 या 6:30 वैसे ही करके, इसी का अंतराल रहता है मेरा, ठीक है ना। और नकारात्मक लोगों और विचारों से दूरी बनाए रखें, ये तो भैया छोड़ने वाला नहीं है। संगति हमारे आसपास ऐसी हो जाती है ना कि हम चाह कर भी नहीं छोड़ा पाते हैं। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि आपको डरा देंगे, तुम्हारा हाई तैयारी नहीं हुआ है, अरे बाप रे तुम्हारा क्या होगा एग्जाम में। टीचर भी आपको पढ़ता नहीं है, भूला जा रहा है, दुनिया जहान, और नकारात्मक हो जाएंगे। घर के आदमी अच्छा नहीं आया ना तो तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, बेचारा और परेशान। कोई समझता ही नहीं है अंदर क्या भावना चल रही है विद्यार्थी को, ये तो बाहरी के लोग पता नहीं, सब करेंगे तुमको ये करना है वो करना है, और भैया मन में विचारें एकदम जा रही है। तो सबसे पहले उन लोगों से दूरी बनाइए जो आपको हीन भावना दिखा रहे हैं, आपको छोटा समझ रहे हैं। तो इस तरीक़ा से वैसे लोगों के सामने भैया सुनना ही नहीं कि उनकी बात। अगर आपको कोई नीचा दिखा रहा है, कोई ऐसे कहे तुम्हारा तैयारी नहीं हुआ है, अरे क्या होगा तुम्हारा, ये तो तुम्हारा विषय कमज़ोर है, इसमें फेल हो जाओगे, दुनिया जहान। अपने मेहनत में जब लगे हुए हैं तो नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना है। ऐसे बहुत से दोस्त होते हैं कि आपको जानकर आपको नकारात्मक कर देंगे, आपके हाल को ख़राब करना चाहते हैं तो जान करके आपके साथ ऐसा मजाक कर देंगे और आप सीरियस हो जाएंगे। तो भैया सबसे ज़रूरी है कि नकारात्मक लोगों से कह दो टाटा बाय बाय, और मन में जो विचारें नकारात्मक आई तो मुस्कुराओ कि वाह क्या तुम गलत माइंड मेरे सलाह दे रहे हो, इसे रोको, इसे रखो अपने जगह पर, मैं ठीक हूँ। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो मन है ना, ये जो दिमाग है ना, ये मूर्ख इंसान है, ये कभी भी हम लोगों को उल्लू बना देता है। इसको हमें क्या करना होता है, अच्छे से समझाना होता है। एक मूवी था ना 3 इडियट, उस मूवी में कहता था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, मतलब सब बढ़िया होगा। वो जान रहा था कि हमारा दिमाग हमको उल्लू बनाता है, बार बार हम लोगों को गलत सलाह देता है, इसीलिए उसको सिखा रहा है कि नहीं तुम ठीक रहो। बताइए क्या अजीब तरह की घटना है ना। आगे हम पहुंचते हैं, और ये हमारा सबसे अंतिम जो इस क्लास का क्या है, ये टॉपिक है, और ये सबका कहा जाए तो ये आधार, सारे के सारे लोग अगर पेड़ है ना तो ये जड़ है। जितने भी हमने टॉपिक बताया अगर उसको पेड़ मान लिया जाए तो ये उसका जड़ है, और इसे हम बोलते हैं आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव, पता ना लोग इसे क्या क्या नाम देते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये टॉपिक कह रहा है कि आत्मविश्वास बनाए रखना, ये सबसे बड़ी बात होती है। आप देखिए जब नकारात्मक स्थिति आती है तो ये वर्ड आप भूलना नहीं भाई, खुद से कहें मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मतलब आई कैन डू इट, इफ ही कैन डू तो आई कैन डू, अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये बार बार अपने माइंड में इसको एक मंत्र की तरह जप लीजिए। जब भी आपको लगे कि हमको हताश निराश ये रास्ते में मिल रहे हैं तो उसको सामने सीना चौड़ा करके बोलिए कि हेलो आई कैन डू इट,
हम तो खुद ही बोलते हैं, हम भरे क्लास में बोलते हैं कि आई एम डायमंड, मैं खुद में एक हीरा हूँ। मतलब जब एक व्यक्ति अपने से ही प्रेम ना करे, अपने को ही रिस्पेक्ट ना दे, तो संसार को क्या रिस्पेक्ट देगा, संसार के बारे में क्या सोचेगा वो। तो पहले सेल्फ बारे में सोचिए ना, खुद के बारे में सोचिए, तब जाके आपका माइंड दूसरे के बारे में अच्छा सलाह देगा। छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करके खुद को इनाम दें, अपने आप पर बांध कि आज ना अगर 1 घंटा पढ़ लिए ना तो खर्चा करेंगे, पार्टी होगी। समझ में आ रही है क्या? कभी कभी आप अपने माइंड को उल्लू बनाने के लिए ये टेक्निक लगा सकते हैं। मन कर रहा है ना कि आज नहीं पढ़ने को, कहेंगे देखो भाई, अपने से कहना है, देखो भाई अगर पढ़ लेगा ना 1 घंटा तो तुमको हम ये खिलाएंगे, खर्चा कराएंगे। तो अब देखिए आपका दिमाग कहेगा ना ना पढ़ना है भाई, एक तो इधर पार्टी मिलने वाली है, खुद से पार्टी मिलने वाली है। और तब देखिए छोटे छोटे जब इनाम मिलेंगे ना तो कहेंगे वाह, क्योंकि इनाम मिलने पर क्या होता है, हमारे शरीर में एक हार्मोन रिलीज होता है, डोपामिन। डोपामिन ये केमिकल है, इस केमिकल से हमें खुशी मिलती है, हैप्पीनेस होती है, और हमारा शरीर पुनः कार्य करने के लिए एक्टिव हो जाता है, विश्वास बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखना है, हम अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करके खुद को इनाम दें, है ना। और साथ में सफलता की तो ये तो सबसे जो है ना, ये अलग बातें हैं। ये बातें तो थोड़ा सा मजाक जैसा लगेगा, क्योंकि ये बातें छोटे मोटे व्यक्ति की सोच से ये परे है, मतलब ऊपर है। ये सफलता की कल्पना करें, जैसे परीक्षा में अच्छे अंक ला रहे हैं, मतलब इमेजिनेशन। इस दुनिया में एक ताकत होती है जो दिखती तो नहीं है लेकिन दिखा बहुत कुछ देती है, उसे कहते हैं इमेजिनेशन, कल्पना करना। जो चीज़ न हो उसके बारे में भी कल्पना कर लेना, इसी को हम लोग बोलते हैं इमेजिनेशन। अभी आपने परीक्षा दिया नहीं है, लेकिन आप हर सुबह या शाम अपने टाइम बांधिए कि हम ध्यान करेंगे। ध्यान मतलब समझ रहे ना, बैठ करके अपना ध्यान में लगाए रखेंगे, खुद को आंख मूंद करके देखेंगे कि हम एग्जाम में बहुत अच्छा इतना मार्क ला रहे हैं, एक लक्ष्य बनाए हैं। तो आप खुश हो रहे हैं, उसको ये झूठी का खुश हो रहे हैं, क्या पता आपका झूठ का खुश एक दिन सच में बदल जाए। एक दिन ये जो आपकी कल्पनाएं हो रही है, क्या पता ये वास्तविकता में बदल जाए। अरे जिस चीज़ को आज आप कोयला समझ रहे हैं, वक्त में इतनी ताकत होती है ना कि उसे हीरा में भी बदल देता है। तो वक्त दिखता नहीं है, वक्त बहुत कुछ दिखा देता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप कल्पना भी कर सकते हैं अपने आप में, खुद में विश्वास दिलाएं कि हम इतना कर रहे हैं, ये मेरा रिजल्ट है, मैं इसको पा रहा हूँ। ऐसे एक सपना, एक ख्वाब देखिए और मेहनत भी करिए भाई। ऐसा नहीं है कि आप ख्वाब ऐसे देखने लगे बिना मेहनत का। वो आलसी वाला व्यक्ति बैर के पेड़ के नीचे सो गया, सामने से एक बैर आया तो रास्ते चलते व्यक्ति से कहा कि भैया मेरे मुंह में बैर को डाल दो ना। तो उसने कहा कि जो तुम्हारे मुंह में डालेंगे वो हम अपने नहीं खा जाएंगे। तो आया हुआ हक भी दूसरा छीन के लेके चला गया। ये ऐसा आलसी नहीं होना है, कल्पनाएं के साथ साथ मेहनत भी जरूरी है। इना कि आपने सुन लिया कि कल्पना कर देने पर भगवान जी आ जाएंगे। महान भगवान के भरोसे न बैठे, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो, कहीं उधर से वो देख रहा हो कि भैया तुम मेहनत करो, कुछ चढ़ाओ मेरे को लाके मंदिर में, तनी हम खुश हो के, तो तुम बीमार हो, हम ही से मांग रहे हो, फेंक देंगे 2-4 बोरा, दब जाएगा इसी में। तो ऐसा लालच मत करिए, आप खुद पे विश्वास रखिए। तो इस तरीक़ा से हम लोग आज के इस क्लास का ये तमाम टॉपिकों पर चर्चा किए। हमारे अंदर जो भी विचार था, जो भी अनुभव था, उसको हमने शेयर किया। हमें उम्मीद है कि अगर आपको इस क्लास से थोड़ा भी लाभ मिले तो हम इसके लिए अपने आप को धन्य समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आने वाले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।